7वीं कक्षा में हमारे अगले ताश तक यानी कि 1 से 5 चैप्टर जो हमारा अंतिम चैप्टर जय विज्ञान की नाम का जो 5वां प्रकरण था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज विद्यार्थी मित्रों हमारा 1 से 5 चैप्टर तक का जो अभ्यासक्रम था उन्हीं के अंतर्गत हमारा उसके बाद पुनरावर्तन 1 हमारी किताब में दिया गया है। तो आज हम पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी जो किताबें पहले सेमेस्टर में देखे और दूसरे सेमेस्टर में देखे तो हमारी किताब में कुल जो चैप्टर होते हैं उसमें उसके मध्य में यानी कि जो 8 चैप्टर पहले सेमेस्टर में थे तो उसमें 4 चैप्टर के बाद पुनरावर्तन 1 आता था और चैप्टर 5 से 8 के बाद पुनरावर्तन 2 आता है। उसी प्रकार हमारे सेमेस्टर 2 में भी हमारी किताब में कुल मिलाकर 10 प्रकरण दिए गए हैं। उसमें 5 प्रकरण के बाद पुनरावर्तन 1 जो दिया गया है। तो ये पुनरावर्तन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हम 1 से 5 चैप्टर तक का यानी कि हमारी 1 से लेकर 5वीं इकाई जो थी उसका अध्ययन हमने जो कर लिया है उसी का ही सारांश कुछ प्रश्न यहाँ पर पुनरावर्तन में 1 में दिए जाते हैं। तो आपकी किताब में पेज नंबर 32 के ऊपर पुनरावर्तन 1 दिया गया है जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। एक रूपरेखा के आधार पर यानी कि मुद्दों के आधार पर कहानी दी गई है। उसके बाद कुछ समानार्थी शब्द दिए गए और कुछ काव्य पंक्तियाँ जो दी गई है। निष्कर्ष रूप हम कहें तो 1 से 5 चैप्टर तक का जो हमारा अभ्यासक्रम था उन्हीं में से ये सभी जो प्रश्न है ये कहानी है यानी कि ये जो कुछ समानार्थी विलोम आदि जो शब्द है वह उन्हीं में से ही यहाँ पर दिए गए। तो ये जो पुनरावर्तन 1 है हमारे लिए ये पुनरावर्तन का अध्ययन एक तरीके से देखें तो ये हमारे लिए जो 1 से 5 चैप्टर था उनका ही अध्ययन है जिसमें आप पहले ये सभी प्रकार के जो प्रश्न थे उसका अध्ययन आप कर चुके। तो पुनरावर्तन 1 में ये सभी प्रश्नों को हम फिर से आपके सामने दोहराने जा रहे हैं यानी कि आप इसका अध्ययन यानी कि अभ्यास आप फिर से कर रहे हैं। जो आप एक बार इन सभी प्रश्नों के उत्तर यानी कि अध्ययन आपने पढ़ लिए या तो आप पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है जो आप अपनी किताब भी आप अपने साथ में रखेंगे। जो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो प्रश्न है उसके उत्तर में आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूँगा और आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि भाई ये जो पहला प्रश्न है वो हमारी कौन सी इकाई में से लिया गया है, ताकि 1 से 5 इकाई में से सभी प्रकार के प्रश्न कुछ न कुछ प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके यहाँ पर जो दिए गए उसके उत्तर हम आपके सामने आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करें। तो पहला सवाल हमारा है कि भाई मनुष्य क्या क्या कर सकता है। जो मैंने बोर्ड पर ये आपके प्रश्न 1 के जो 6 प्रश्न थे वो मैंने लिख दिए। तो पहला प्रश्न है
मनुष्य क्या क्या कर सकता है। जो हमारा अंतिम यानी कि जो 5वां प्रकरण था जिसमें से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न किसमें लिया गया है? प्रकरण नंबर 5 यानी कि जैव विज्ञान की। ये प्रश्न हमारे जो हमने पिछला प्रकरण पढ़ा उसमें से ये प्रश्न लिया गया, जिसमें से हमें एक प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, साथ साथ वह नदियों के बहाव को की दिशा बदल सकता है, यानी कि नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है। साथ ही वह मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है, यानी कि वह जोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले यानी कि असंभव लगने वाले काम को भी कर सकता है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए वह सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। उसी प्रकार बच्चों आपको ये जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देना है। फिर प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, बेटी की क्या क्या तमन्ना है। तो ये जो प्रश्न है हमारा प्रकरण नंबर जो 1 है जिसका शीर्षक बेटी, यानी कि जो पहला हमारा चैप्टर है, जो एक पद्य है जिसमें से ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। बेटी की क्या क्या तमन्ना है। तो हम कह सकते हैं कि बेटी श्रेष्ठ बनना चाहती है, बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है और उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। और हम कहेंगे कि वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। क्या करती है? तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्ना है, वह कई तरह के मन में मनोरथ रखती है। तो इसी प्रकार ये जो दूसरा सवाल है उसका उत्तर हम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। यानी कि जो हमारा दूसरा प्रकरण है, हम भी बने महान। तो इसी में से प्रश्न लिया गया है। प्रकरण नंबर 2 है, हम भी बने महान। यानी कि ये जो तीसरा सवाल है, हम भी बने महान, इसमें से ये लिया गया है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि वे हजरत अली राजकाज के काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे और काम करने के लिए वह राज की मोमबत्ती बुझाकर, यानी कि जो अपना खुद का काम जब वह करते थे तब वह राज की जो मोमबत्ती थी वह उसे बुझाकर अपनी खुद की मोमबत्ती जलाकर वह अपना काम करता था। और इसलिए वह खुद ऐसा मानता है कि वे अपने खुद के स्वयं के काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनके लिए हरामखोरी है। वह उसे काम चोरी यानी कि वह हरामखोरी मानता है, वह अनैतिकता मानता है, अनीति मानता है। इसलिए उन्होंने अपनी नज़र से राजकाज के काम जब करता था उसी समय उसकी मोमबत्ती जलाना, खुद का काम करना तब स्वयं की मोमबत्ती जलाना, ताकि वह हरामखोरी का काम न कर पाए। यानी कि जो हजरत अली था वह प्रामाणिकता यानी कि निष्ठा का उदाहरण हमने इसी प्रकरण में उसके माध्यम से देखा गया था। यानी कि जो प्रामाणिकता रखी जाए तो राजकाज का काम अच्छी तरह। हजरत अली क्या कहता था कि भी किसी भी कार्य में सरकार के कोई भी अफसर या तो अधिकारी, निष्ठा या तो कर्मचारी जो प्रामाणिकता रखे तो राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है, वह ऐसा मानता है। तो इसी प्रकार उसका हम उत्तर दे सकते हैं कि राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। फिर प्रश्न नंबर जो चौथा है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों। तो ये जो चौथा सवाल है वह हमारा
प्रकरण नंबर 3 है, जिसका नाम है सच्चा हीरा। यानी कि ये जो सवाल सच्चा हीरा नामक चैप्टर में से लिया गया है, तो उसका उत्तर हम दोस्तों इसी प्रकार कुछ दे सकते हैं कि भाई चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी का घड़ा उठाए आ रही थी, तो उसने अपनी माँ से यानी कि अपनी माँ के पास आकर वह बोला कि भाई माँ, यह घड़ा मेरे सिर पर रख दो और मैं उस घड़े को लेकर अपने घर तक पहुंचा दूंगा। इस तरह अपनी माँ के प्रति एक सच्ची सेवा भावना हमें चौथे बेटे की यानी कि चौथे स्त्री के बेटे के मन में दिखाई देती है। यानी कि इसलिए हम कह पाएंगे कि भाई चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। यानी कि उन्होंने अपनी माँ के प्रति जो सेवा भाव उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, तो वह सचमुच हीरा यानी कि सचमुच सच्चा हीरा था, ऐसा हम कह पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए ये सवाल है, एक मौलिक सवाल है। आप कोई न कोई प्रकार से अपने माता पिता के लिए कुछ कार्य करते रहते, तो हम इसी प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करें तो हम ऐसा कह पाएंगे कि भाई मैं अपनी माँ को यानी कि माता पिता के कहने पर बाजार से जो घर से कोई चीज़ हमारे पास मंगवाए तो मैं सभी प्रकार की चीज़ उसे लाकर दिलवा दूँ। यानी कि इस चीज़ में कोई भी वस्तु जो सब्जी हो, दवाई हो, फल हो या तो कोई भी प्रकार की चीज़ वस्तुएं मैं अपनी माँ को लाकर दे सकता हूँ। साथ ही इसके अलावा हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम घर की साफ सफाई में अपनी माँ को मदद कर सकता हूँ। साथ ही साथ पिताजी के द्वारा लिखे गए पत्र को जो डाकघर तक यानी कि पत्र पेटी तक पहुंचा सकता हूं। यानी कि हमारे घर से जो धोबी के वहाँ से उनके कपड़े घर के कपड़े ले जाना, ऐसे आदि प्रकार के कार्य भी कर सकता हूँ। और उनके कहने अनुसार मैं खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। साथ ही इस प्रकार में अनेक कामों में अपनी माँ को यानी कि अपने माता पिता के काम में या तो कार्य में मदद कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार हम ये मौलिक तरीके से आप भी इसका प्रश्न आप अपनी सर्जन शक्ति से आप अपने घर में माता पिता के जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जो अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो ये हमारा प्रकरण नंबर जो चौथा था, देश के नाम संदेश। तो ये अब्दुल कलाम द्वारा लिखित जो एक पत्र था, देश के नाम संदेश, उसी प्रकरण में से प्रश्न लिया गया है, जिसमें यहाँ पर कलाम ने हमें कहा है कि भाई सरकार चुनने के लिए हम मतदान करके निश्चित न हो जाए। यानी कि जो हम लोकशाही में मतदान करते, जो सरकार चुनने के लिए मतदान करके हम निश्चित न हो जाए। साथ ही हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई, जो अब हमारे सभी कार्य हमारी चुनी हुई सरकार करेगी और हमारे सारे काम सरकार करेगी और हम कागज़ के टुकड़े भी कूड़ेदान में डालने की तसल्ली ना लें। और साथ ही सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ नहीं देख सकते।
साथ ही बाहर से दहेज का विरोध करते हैं और भीतर से हम ही दहेज को यानी कि उसकी समस्या के बारे में हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईमेल की से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सलाह दी है या तो सीख दी है। जो एक सच्चा नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो वह देश हमेशा महान बनेगा। तो ये सभी देश के जो नागरिक है, सभी देशवासी है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है ताकि वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में अपना कोई न कोई प्रकार का योगदान अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार के हमने हमारे महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन ने हमें इस प्रकार की सीख दी है। और इसी प्रकार हम ये 500 प्रश्नों का उत्तर आपके सामने ये रखते हैं। और इसी प्रकार आपको जो परीक्षा में कोई इसमें से प्रश्न या तो सवाल पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरह से उसका जवाब यानी कि उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों ये कहानी हम एक बार पढ़ चुके हैं। और एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, जो ये रूपरेखा है, मुद्दे है, वह वहाँ पर ये दिए गए हैं। तो आपको इस मुद्दों के आधार पर ये कहानी आपको होमवर्क में ये लिखनी है। जो मुद्दों के आधार पर आपको कहानी किस प्रकार लिखी जाए उसके बारे में आपको पहले सिखा दिया गया है। इसलिए दोस्तों आप अच्छी तरह से कहानी लिख सकते हैं, जो आपको होमवर्क में अच्छी तरह से लिखने का आपका प्रयास करना है और आप इसे होमवर्क के स्वरूप में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। यानी कि जो आप इसी साल तो स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं है, इसलिए आपको 26 जनवरी का जो प्रजासत्ताक पर्व हमारा है वो जो किस प्रकार मनाए उसके बारे में आप पता आपको नहीं है। फिर आपने जो अगले साल आप स्कूल में जब मौजूद थे तब हमने प्रजासत्ताक पर्व यहाँ पर मनाया था उसके बारे में, यानी कि आप अगर कोई दूसरी स्कूल में आपने जो प्रजासत्ताक पर्व मनाया गया उसके बारे में भी आप मौलिक तरीके से इसके बारे में आप पत्र लिख सकते हैं। तो ये पत्र भी आपको एक मौलिक तरीके से आपको ये तैयार करना है कि भाई प्रजासत्ताक यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछा गया इस प्रकार के भाई अपने विद्यालय में मनाए गए, यानी कि आपके विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक पर्व पर आपको पत्र के रूप में जिसका वर्णन करना है या तो पत्र लिखना है, जो आप अच्छी तरह लिख पाएंगे क्योंकि पत्र लिखना भी आपको मालूम है, जो आप आगे सीख चुके हैं, इसलिए आप उसे भी लिखना है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर जो 4 है शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए, जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर बताता हूँ। इसको आपको अपने साथ साथ आप अपनी बुक में या तो आपकी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है शब्दकोश की सहायता से
क्या करना है, शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद, तुरंत पहले और बाद में आने वाले शब्द। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमें किताब में दिए गए। पहला है जो गांव शब्द है, क्या है, गांव शब्द। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दी है। फिर दूसरा शब्द लिखा है कसाई। तीसरा शब्द है हास्य। चौथा शब्द है अभ्यस्त। फिर पांचवा शब्द है समुदाय। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो हमारी किताब में जिस प्रकार सूचना आपको बताई गई, वह सूचना के अनुसार कि शब्दकोश की सहायता से शब्दों के तुरंत पहले और बाद में आने वाले शब्द को आपको लिखना है। तो यहाँ जो बीच का शब्द दिया गया, यानी कि गांव शब्द के पहले कौन सा शब्द आएगा और गांव शब्द के बाद में कौन सा शब्द आएगा। इसी प्रकार कसाय, हास्य, अभ्यस्त और समुदाय, ये जो 5 शब्द है, उन्हीं शब्दों के पहले और बाद का शब्द हमें लिखना है। तो गांव शब्दों में पहले शब्द हम लिखेंगे गांभीर्य। फिर गांव और बाद का शब्द हम लिखेंगे गांवटी। उसके बाद कसाय, तो कसाय के पहले शब्द लिखेंगे वे कसा और कसाकस। कसाकस के बाद का शब्द है, तीसरा शब्द है हास्य। तो हास्य में हास्य और हास्यास्पद। फिर अभ्यस्त शब्द है जो थोड़ा गहरा शब्द, असित और अभ्यंसित। फिर समुदाय शब्द, तो समुदाय में पहला समुदाय और समुदी। इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए, तो गांव, कसाय, हास्य, अभ्यस्त और समुदाय। तो पहले वाला शब्द गांव में गांभीर्य, बाद का गांवटी। यहाँ पर पहला शब्द कसाय और बाद का शब्द कसाकस। फिर हास्य में हास्य, बाद में हास्यास्पद। तीसरा चौथा शब्द है अभ्यस्त, तो पहला आने वाला शब्द असित और बाद में आने वाला शब्द अभ्यंसित। फिर पांचवा शब्द समुदाय, समुदाय, उसके बाद समुदी। तो इसी प्रकार ये शब्द हम यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो हम ये जो व्याकरण के तीनों टॉपिक, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है, यानी कि ये तीनों जो टॉपिक है उसके बारे में, यानी कि उसके भेद के बारे में भी हमने आगे अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर इस कोष्टक में से हमें ये जो प्रश्न नंबर जो 5 है, इसका हमें यहाँ पर वर्गीकरण करना है। जो
हमारा प्रश्न नंबर ये 5 है, जिसकी सूचना में दी गई है कि भाई निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण એટલે આપવામાં આવેલા શબ્દોમાંથી આપણે સંજ્ઞા, સર્વનામ અને વિશેષણ બતાવીએ. તો અહીંયા કેટલાક શબ્દો આપણને આપેલા છે, એમાંથી આપણે એને 3 વિભાગની અંદર વિભાજન કરશું કે ભાઈ સંજ્ઞા શું છે, सर्वनाम क्या क्या है અને વિશેષણ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ कि भाई संज्ञा शब्द. तो इसमें से संज्ञा शब्द क्या क्या है, संज्ञा की आपको व्याख्या अर्थ आपको पता है. तो संज्ञा किसे करेंगे, जो नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. तो इसमें से हम जो दिए गए शब्दों में से पहला शब्द हमारे यहाँ पर नर्मदा शब्द है, वो हमारे लिए यहाँ पर संज्ञा है. तो हम लिखते हैं नर्मदा, बाद में भाई, फिर दूसरा शब्द है भय, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है. नर्मदा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है. उसके बाद तीसरा सेना, जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है. सेना शब्द किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में. उसके बाद आगे का शब्द अग्नि शब्द, फिर और एक शब्द है मनुष्यता. तो ये 5 शब्द तो क्या होगा, संज्ञा. क्या है, संज्ञा. उसके बाद दूसरा है सर्वनाम. तो सर्वनाम क्या है, तो हमें ये पता है कि जो शब्द संज्ञा के लिए, यानी कि संज्ञा शब्द के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम है, जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है. तो सर्वनाम क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं. सर्वनाम में क्या, जिसको, क्या, जिसको. उसके बाद हम, यह और यह. ये जो 4 शब्द है वो यहाँ पर सर्वनाम के उदाहरण है. क्या, जिसको, हम और यह. उसके बाद जो बाकी बचे जो सभी शब्द है वह क्या होगा, विशेषण होगा. वो तो हमें आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि हमने संज्ञा और सर्वनाम पहले खोज लिया. और बाद में अब जो बचे हुए सभी शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है. तो ये शब्द भी यहाँ पर लिख लेते हैं. तो थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, ये शब्द क्या है, विशेषण. थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, सातवा. तो एक शब्द यहाँ पर बाकी रह गया, जो कई शब्द जो सर्वनाम होगा. कई क्या है, सर्वनाम. और सातवा પછી तीनों और मोटा. ये शब्द क्या है, विशेषण है. थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, तीनों और मोटा. तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो ये यहाँ पर पुनरावर्तन में दिए हुए शब्द है सभी का हमने यहाँ सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण में हमने यहाँ पर विभाजन कर लिया है. और उसके बाद प्रश्न नंबर 6, जो पुनरावर्तन का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. जो हम
काव्य में समझ चुके हैं। तो धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अर्थात ये जो हमारा आगे का जो काव्य था जिसमें हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया है, जो एक काव्य पंक्ति के स्वरूप में जो हमने काव्य की पंक्ति के रूप में इन सभी पंक्तियों का अध्ययन कर लिया, जिसको आप भावार्थ के रूप में लिखना है कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, यानी कि हे मनुष्य तो धरती जैसा, यानी कि धरती सा तो धीर है और तू अग्नि जैसा वीर है, यानी कि जो तू तेरी नेत्रों में तेरी आंखों में ज्वाल है तो तू अग्नि जैसा वीर भी है, शूर भी है। और साथ ही कहता है तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी कि तू जो हिम्मत से काम ले, तू जो मन में दृढ़ इच्छा शक्ति से जो तू काम ले तो तू काल को समय को भी रोक सकता है, यानी कि थाम सकता है। उसी प्रकार उसका भावार्थ हम लिखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान। क्या कहता है कवि? प्रस्तुत पंक्ति जो हमने अगले काव्य में पढ़ चुके, इसलिए हमें ये आसानी से हमें मालूम भी है, फिर भी हम इसका कहेंगे निज को तू जान, यानी कि हे मनुष्य तू अपने आप को, तू अपने खुद को तू जान ले और तू अपनी खुद की शक्ति को तू पहचान ले। और तेरी वाणी है, तेरी वाणी में नए युग का आह्वान है, यानी कि तेरी वाणी की पुकार इतनी मजबूत है, इतनी दृढ़ है, तो नए युग को भी बुला सकता है, यानी कि नए युग का तू निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार ये दोनों जो पंक्तियां हैं उसका सरल भाव हमने दूसरी बार, यानी कि अगले जब काव्य पढ़े थे तब भी हमने पढ़ लिए थे, आज भी हम उसका फिर से ये पुनरावर्तन के स्वरूप में हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जो 1 से 5 प्रकरण तक का हमारा जो 7वीं कक्षा का 50% यानी कि 50% जो आधा सिलेबस था वह यहाँ पर इस पुनरावर्तन के अध्ययन के बाद यहाँ पर पूर्ण होता है। और यहाँ पर ये जो वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 5 प्रकरण और पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करके, यानी कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते, पूर्ण करते, और अगले वीडियो लेक्चर में हम हमारा आगे का जो नया चैप्टर है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू।